स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे बोर्ड्स में स्पेशली आते रहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, अच्छे से आपको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि जो आपका 10th है वो क्या है, बोर्ड क्लास है। अब बोर्ड क्लास है तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं ना कि आपने थ्योरी पढ़ी और आपको कुछ आती है तो आप कुछ कराएंगे, कुछ नहीं आती तो आप छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, 1-2 नंबर की थी। मैथ्स का तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें सच में पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, और उसको हल करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, हम बेसिकली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इतना जल्दी रिवीजन नहीं हो पाता, बट यदि आप हर चैप्टर से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस निकाल लें, ऐसे क्वेश्चंस निकाल लें जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बोर्ड के एग्जाम को हल कर सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा फायदा हो जाता है। तो इस सेशन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन हल भी करने आ जाएंगे, और एक तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका पक्का भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसका इस्तेमाल करके आपको 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, और फिर उसका आपको LCM भी ज्ञात करना है। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप 7th 8th तक थे, तो आप HCF कैसे निकालते थे? आप निकालते थे 96 की गुणनखंड करे, फिर 404 की गुणनखंड किए। जब आप ऐसा करते थे फिर देखते थे कॉमन क्या है, और फिर आपको पता चलता था कि HCF क्या है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था। अब आप बड़े हो गए हो, आप इतना लंबा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए, हमें इन दोनों नंबर का HCF ज्ञात करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे सबसे पहले कि जो अभाज्य गुणनखंड है उससे हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, हम देखेंगे 96 के गुणनखंड करके हमें 2 की घात 5 गुणा 3 ये मिलेगा, और 404 के गुणनखंड करके हमें मिलेगा 2 की पावर 2 गुणा 101। क्लियर? मतलब ये इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101। क्या पाएंगे आप पाएंगे कि 2 बार 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4। ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड। आगे मैं आपको मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमने बताया था आपको कि कैसे आप शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके HCF आसानी से निकाल सकते हैं, आपको इतने गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब देखिए, आपने इस तरीके से HCF निकाल लिया। अब LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, LCM बराबर हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। आपको क्या बताया मैंने आपको बताया है कि दो जो संख्या जिनका गुणनखंड निकाल रहे हैं उन दोनों का यदि हम गुणा करें और उसे HCF से भाग दे दें, किसके HCF से, उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF से, तो हमारा LCM आ जाता है। तो देखिए, 96 गुणा 404 बटे 4 करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 9696। ये हमारा LCM हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा ये कहता है कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है और निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल है। पहला सवाल देखिए, 12 15 21 3 नंबर है। 12 के हमने गुणनखंड करे, 15 के किए और 21 के किए। सबसे पहले देखा हमने कॉमन क्या है, तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि तीनों में यहाँ पे 3 3 3 कॉमन है, तो HCF क्या हो गया, 3 हो गया, और LCM कितना हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये कितना आया, 420 आया। अगला देखिए, 17 23 29, इसके गुणनखंड किए, कितना आया, 23 के गुणनखंड इतने आए, 29 के इतने आए, तो HCF क्या आ गया, 1 आया, और LCM कितना हुआ, 17 गुणा 23 गुणा 29, किसके बराबर हो गया, 11339 के बराबर। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, 8 9 और 25 हैं, इनके गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेंगे हमें, तो HCF तो भाई कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और LCM कितना होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा
25 के बराबर, अर्थात 1800 के बराबर। क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या? √3 एक परिमेय संख्या है, आपको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि इसके विपरीत लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो विपरीत स्थिति लेके चलते हैं। तो विपरीत लेके हम ये चलेंगे कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्रूफ करना है हमें अपरिमेय संख्या है, तो लेके चलेंगे कि परिमेय संख्या है। जब हम यहाँ देखेंगे कि जो दो पूर्णांक हैं a और b, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं कैसे? √3 को किसके बराबर रख के? a/b के। यहाँ से हम देखेंगे कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को भाग दे के a और b को सहभाज्य बना सकते हैं, अर्थात हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 3b² बराबर a²। हमने ये भी पढ़ा है कि a² 3 से विभाजित है, इसलिए परिमेय संख्या 1/3 के द्वारा 3a को भी विभाजित करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अब a बराबर 3c। यहाँ से a के मान को हम 3b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करेंगे तो 3b² आ जाएगा 9c², अर्थात यहाँ से b² आ जाएगा 3c²। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो b² है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, इसीलिए प्रमेय 1.3 के द्वारा b भी 3 से विभाजित होगा। अब a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ये चीज़ हमने पढ़ी। जब हम ये ऐसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो हमें ये रियलाइज होगा कि जो हमारा नंबर है, ठीक है, वो किसी तरीके से भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जब वो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा, क्योंकि हमारी कल्पना तो फेल हो गई तो वो उसका उल्टा होगा, अर्थात वो एक अपरिमेय संख्या होगा। समझे? अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है। क्या? कि दर्शाइए 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये दर्शाना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं? हम इसमें विपरीत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विपरीत। क्या विपरीत मानते हैं? कि जो 3√2 है क्या है? एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अब देखिए, जो सहभाज्य संख्या होंगी a और b, वो कैसे रिप्रेजेंट होंगी कि a/b बराबर 3√2। यहाँ से हम कह सकते हैं √2 बराबर a/3b। अब सिंपल सी बात है, चूंकि 3a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चला? यहाँ पे हमें विरोधाभास हुआ। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम जो अभी कर रहे हैं सॉल्व, गलत है। कैसे गलत है? कि आप अच्छे से पढ़ चुके हो √2 क्या होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। मतलब जो आपने ये कल्पना की थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, वो तो साबित हो गई गलत। वो गलत साबित हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने सवाल को हल कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता रहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, करना वही मेथड है जो हम अभी पिछले 2 सवालों में करके आए हैं। क्या करना है? सबसे पहले कल्पना करनी है कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना? इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब इसको हम रख देंगे a/b के बराबर। जब यहाँ पे a/b के बराबर रखेंगे तो क्या होगा? हमें ये मिलेगा 3 + 2√5 बराबर a/b। यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 2√5 बराबर a/b माइनस का 3। तो √5 बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2 a/b माइनस का 3। इसका अर्थात ये हुआ कि क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए ये जो नंबर एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी हमारा एक परिमेय संख्या होगी। ये कथन तो हमारा यही कहता है, लेकिन ये चीज हमें अच्छे से पता है कि जो √5 है वो परिमेय संख्या तो होती नहीं है, वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे जो हमने कल्पना की थी वो क्या सिद्ध हो गई? गलत। जब ये गलत सिद्ध हो गई, इसका मतलब 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है। अब जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो आप आराम से कर सकते हैं, ये तो मैंने इतने अच्छे से समझाया था आपको कि आपको क्या करना है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं, जो शांत हैं। तो देखिए आप पहला सवाल देखिए, 13/3125। आप क्या करेंगे, 3125 को गुणनखंडित करेंगे तो देखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कुछ इस तरीके से होगा। इसका अर्थात यहाँ पे हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले सवाल को 13 बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। ऊपर हमने 2 की पावर 5 से गुणा करी, नीचे भी 2 की पावर 5 से गुणा की, तो हमने क्या पाया कि नीचे आएगा 5 गुणा 2 की पावर 5 अर्थात 10 की पावर 5। तो ये कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अगला देखिए 17/8। यहाँ पे भी देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की गुणा 3 हो गई, ऊपर नीचे 5 की गुणा 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे हमने गुणा किया तो हमें मिलेगा नीचे 2 की गुणा 5 की पावर 3। क्लियर। तो देखिए इसको 2 की पावर m 5 की पावर n में व्यक्त कर पा रहे हैं ना हम, इसीलिए ये भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि 455 को आप 2 की पावर m 5 की पावर n में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ये देखिए 15/1600, इसमें भी आपने देखा कि आप 1600 को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, शांत प्रकृति होगी। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी कितना आसान सा सवाल है। देखिए 29/343। 343 को आप कर ही नहीं सकते ना, 2 की पावर m 5 की पावर n में व्यक्त जब कर ही नहीं सकते तो उसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। अगला सवाल है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसको तो आप आसानी से इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसको लिखेंगे आप 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ऊपर नीचे हम 5 से और गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटे 2 गुणा 5 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 115/10 की पावर 3। तो इसको 0.115 इस तरीके से हम आसानी से इसका प्रसार कर सकते हैं। अब देखिए ये नंबर है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, क्योंकि इस नंबर को हम 2 की पावर m 5 की पावर n में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर। ये वाला सवाल देखिए 6/15। 15 को हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को देखिए 6/15 है हमारे पास, हम करेंगे 2 गुणा 3/3 गुणा 5। ये हो जाएगा 2 गुणा 5/2 गुणा 2, हो जाएगा 2 गुणा 2/2 गुणा 5। यहाँ से आ जाएगा 4/10, 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35/50। इसको करेंगे 5 गुणा 7/2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से 7/2 गुणा 5, तो यहाँ से 7/10 हो गया, तो ये 0.7, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। कैसा हुआ, शांत हुआ। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने आसानी से इन सवालों को हल कर दिया और सवाल को हल करने में हमें कोई कठिनाई भी नहीं देखने को मिली। एक और सवाल लेते हैं हम। सवाल हमारा क्या कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास कितना 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। क्लियर। इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या है वो कैसी रहे, समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब दोनों एक तो समान रहे बर्फियों की क्वांटिटी जो है परातों में, दूसरा ये कि जो स्थान है वो भी कम घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए यह कार्य आप किससे कर सकते हैं, जांच और भूल विधि से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, HCF निकालना है, किसका, 420 का और 130 का। क्लियर। प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, किससे, HCF निकालने से। क्लियर। और जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी। क्लियर। तो देखिए आसान से भाषा में कहूँ तो आपको 420 का और 130 का HCF निकालना है। निकालने के लिए आपको ये देखना है 420 बड़ा है या 130। 130 बड़ा है, 420 को लेके चलेंगे। 420 को हम लिख सकते हैं 130 गुणा 3 प्लस 30। क्लियर।
फिर हम देखेंगे शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो फिर हम लिखेंगे 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो 30 को फिर से सॉल्व करेंगे तो 10 गुणा 3 प्लस 0। इस तरीके से हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? हमारा जो शेषफल है एंड में, ये शेषफल हमारा 0 हो गया और भाजक हमें क्या मिला? 10। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो HCF है वो हमारा क्या आया? 10 आया। HCF 10 आने का मतलब है कि जो प्रत्येक प्रकार की बर्फियां हैं उनके लिए मिठाई विक्रेता को 10-10 की डेयरी वो बना सकता है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस सवाल को हल कर दिया। आपको सिर्फ ये देखना था कि जब हमारे पास ये सिचुएशन दे रही है तो हमें उसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। आपने आसानी से देख लिया कि सवाल में हमें न्यूनतम स्थान निकालना है और अधिकतम संख्या प्राप्त करनी है बर्फियों की। तो इसका मतलब फटाफट से हम HCF निकाल देते हैं। आपने क्या किया? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया और आपने उसका इस्तेमाल करके आसानी से 420 और 130 का 10 जो HCF है वो प्राप्त कर लिया, अर्थात वो हमने प्राप्त कर लिया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक प्रकार की बर्फी के लिए जो मिठाई विक्रेता है उसको कितने कितने की डेयरी बनानी होंगी? 10-10 की डेयरी बनानी होंगी। एक सवाल और है ये, और देखिए आप, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आपको ये निकालनी है। तो देखिए इसमें आपको सीधा सीधा HCF निकाल देना है 616 और 32 का। जब आप HCF निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। यहाँ से 32 को फिर से करेंगे तो 8 गुणा 4 प्लस 0। अब हमारा यहाँ पर शेषफल तो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 भाजक है वही हमारा HCF है। क्या है? HCF है। तो बेसिकली वे 8 के स्तंभों में मार्च निकाल पाएंगे इस तरीके का इस्तेमाल करके। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, उससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहते हैं। हमने उस क्वेश्चंस के तरीके समझे, उनको निकालने का तरीका समझा और साथ साथ में हमने उनको हल भी किया। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल से मतलब अगले सेशन से हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पर। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।